हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विदम ट्यूटोरियल्स। एंड आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के। तो इसकी ऑलरेडी रिवीजन वीडियो चैनल पे आ चुकी है। डिमांड एंड सप्लाई के चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एमसीक्यूज भी हम कर चुके हैं। तो आई एम अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉलेज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। एंड मैं तुम्हें करवाने वाली हूँ पूरी CUET 2025 की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज के लिए अकाउंट्स के भी फुल फ्लेजेड फ्री कोर्स यूट्यूब चैनल पे हमारे चल रहा है बाय SRCC गोल्ड मेडलिस्ट संयम भयाना सर। तो फटाफट से हमारी आज की वीडियो को करते हैं शुरू। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारे पास देखो क्वेश्चन आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? अगर मैं देखूं मेरे पास ऑप्शंस में 4 ही ऑप्शंस है, कोई चारों में से कोई एक ही होगी। ठीक है, एक एक ही ऑप्शन है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज चेंज नहीं लिखा हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू गिवन परसेंटेज चेंज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सही लग रहा है बट चेंज आई थिंक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। नहीं जी, सप्लाई की बात तो नहीं हो रही है। ठीक है जी, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड की भी बात नहीं होती है, क्वांटिटी डिमांडेड की बात होती है। ठीक है, गिवन परसेंटेज चेंज इन ओन प्रोडक्शन, यहाँ पे भी प्रोडक्शन आगे, प्रोडक्शन की बात नहीं होती। टेक्निकली यही ऑप्शन सही है, इसमें यहाँ पे चेंज वर्ड रह गया होगा बट टेक्निकली तुम देखो यही ऑप्शन हमें सही दिख रहा है, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है? अपने खुद के प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया। क्वांटिटी सप्लाइड की बात नहीं करते, प्रोडक्शन की बात नहीं करते, क्वांटिटी प्रोड्यूस की बात हम नहीं करते। तो मेरा आंसर क्या होगा? नंबर 1 वाला, विच इज ओनली 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, इसका क्या मतलब है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है। हाईली इलास्टिक हम किसको बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 को बोलते हैं। इलास्टिक डिमांड हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 को। इन इलास्टिक हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 को। ठीक है जी। A consumer demands 5 units of a commodity at the price of ₹4। 5 यूनिट्स की वो डिमांड करता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मेरे पास क्वांटिटी है, प्राइस है, 5 यूनिट्स की वो डिमांड करता है एट अ प्राइस ऑफ ₹4। डिमांड्स 10 यूनिट्स व्हेन द प्राइस फॉल्स टू ₹3 पर यूनिट। फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। डेल्टा क्यू मेरा कितना होगा? मैं नेगेटिव का साइन इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि हमें नेगेटिव में आंसर नहीं निकालना होता। तुम देख सकते हो मेरे आंसर भी सारे पॉजिटिव में है, तो मैं नेगेटिव का साइन इग्नोर कर दूंगी। मेरा क्वांटिटी जो है 5 से चेंज हो रहा है, प्राइस जो है मेरा वो 1 से चेंज हो रहा है। ओरिजिनल प्राइस मेरा 4 है, ओरिजिनल क्वांटिटी मेरी 5 है, तो 5 और 5 कट गया, मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, चलो। Which of the following influences the price elasticity of demand? Elasticity of demand को क्या influence करता है? Availability of substitutes, yes, availability of substitutes मेरी elasticity of demand को influence करते हैं, क्योंकि जिस चीज के substitute available होंगे उसकी elasticity of demand ज्यादा होगी, क्योंकि लोग अगर एक का प्राइस बढ़ा दूसरा जाके खरीद सकते हैं। पर जिस चीज के substitute available नहीं होंगे उसकी elasticity of demand कम होगी, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होगा। तो चाहे उस चीज का रेट बढ़ता रहे, लोग उसको खरीदना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होगा कुछ और खरीदने का। इनकम लेवल, ऑब्वियसली यस, अगर लोगों का इनकम लेवल ज्यादा है, तुम्हारा जो कस्टमर बेस है अगर उसका इनकम लेवल ज्यादा है, तो वो तुम्हारा सामान खरीदना नहीं छोड़ेंगे जब तुम्हारा प्राइस बढ़ेगा। तो अगर इनकम लेवल ज्यादा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी, अगर इनकम लेवल कम होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, नेचर ऑफ द कमोडिटी भी इफेक्ट करती है। अगर तुम्हारी नेसेसिटीज है, जो तुम्हारी कमोडिटी है वो नेसेसिटी है, तो ऑब्वियसली उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी, क्योंकि लोग खाना नहीं छोड़ेंगे, नेसेसिटी चीजों को नहीं छोड़ेंगे। पर अगर वो लग्जरी चीज है उस केस में जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा हो सकती है। तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, सारी ही मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करती हैं। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0.5, 10% डिक्रीज इन प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आएगा? मेरा फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो मेरा ऊपर आएगा x, नीचे आएगा 10, ये होगा 0.5। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5% से जो है यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हुआ है, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। ठीक है, डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होगी। कितने से? 5% से क्वांटिटी डिमांडेड जो है मेरी इंक्रीज होगी। अब तुम इसको फॉर्मूला में डाल के देखो, मेरा इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड है 5 और प्राइस में मेरा परसेंटेज चेंज है 10, तो 5/10 तुम इसको डिवाइड करके देखो, तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 0.5। तो मेरा आंसर एक ही बनता है, दैट इज दिस वन। ठीक है जी, चलो अगली चीज, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास क्या है। ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ अ गुड, एक चीज का प्राइस बढ़ा है 5 रुपए से, किसी एक चीज का
प्राइस इंक्रीज हुआ है 5 रुपए से, डिमांड जो है वो 100 से 95 हो गई है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट द प्राइस बिफोर द चेंज। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में जो है हमें क्या करना होगा, सारी की सारी वैल्यूज को पहले पुट इन करना है, जो चीज नहीं है उसको बस एक्स रख देना है और वो चीज निकल के आ जाएगी। ठीक है, मेरा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेल्टा क्यू दे रखा है क्या, डेल्टा क्यू डिमांड फॉल्स फ्रॉम 100 टू 95 यूनिट्स। मैं फिर से माइनस के साइन को इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि हमें आंसर पॉजिटिव में ही निकालना रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ भी माइनस के साइन को इग्नोर कर दूंगी। ठीक है, 5 हो गया मेरा चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है मेरी 100, ओरिजिनल क्वांटिटी है मेरी 100, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी प्राइस से। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस तो मुझे पता ही नहीं है, वही चीज मुझे फाइंड आउट भी करनी है, तो इसको मैं पी ही रहने देती हूँ। चेंज इन प्राइस कितना हुआ है, द राइज इन द प्राइस बाय ₹5, 5 रुपए से रेट बढ़ा है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरा कितना है 1.2 है। तो ये 5 और 5 कट हो जाएगा, तो प्राइस कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 100 यानी कि 120, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 120, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ऑन द पॉइंट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है बेटा, जब भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैं बोलती हूँ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के कर्व को, जो कि इस तरीके का होता है। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके नीचे जितने भी पॉइंट्स तुम बनाओगे, हर पॉइंट पे तुम्हें, हर रेक्टेंगल का तुम्हें जो है सेम एरिया देखने को मिलता है। इसको हम इक्वल टू यूनिटरी या फिर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का ग्राफ बोलते हैं, जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। याद रखना, डिमांड के केस में ऐसा होता है, सप्लाई के कर्व को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोलते। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज दिस, हाउ विल द एक्सपेंडिचर be affected if there is a 10% increase in the price of the good। अगर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है 0.2 है, यानी कि तुम देख सकते हो जो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, लेस देन 1 है। मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लेस देन 1 है। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मेरा एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है। मेरा जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो कभी भी मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज जो है नहीं पूछेगा। एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो मेरे से रिलेशन पूछेगा। एक्सपेंडिचर मेथड में 3 तरीके के हम रिलेशन पढ़ते हैं कि अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है या ग्रेटर देन 1 है, उन तीनों ही केसेस में क्या होने वाला है। तो हम 3 रिलेशन यहाँ पे पढ़ते होते थे, उन्हीं में से एक रिलेशन के बारे में हमें यहाँ पे पूछा है। तो हमें यहाँ पे बहुत क्लियरली दिया है कि जो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है। ठीक है, जब भी बेटा लेस देन 1 होता है तो उस केस में प्राइस में और एक्सपेंडिचर में मुझे एक डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ता है, ये कम होता है तो ये भी कम होता है। तो मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि 10% है या क्या है, मैं बस इतना देख रही हूँ प्राइस बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। अब तुम यहाँ पे देखो, एक्सपेंडिचर विल नॉट चेंज, एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम, ये दोनों तो ऑप्शन सेम टू सेम हो गए, तो 2 ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते, तो ये दोनों तो सीधा सीधा गलत हो गए। बची बात डिक्रीज और इंक्रीज में से, तो तुम डिक्रीज और इंक्रीज में से जो है चेक कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ने वाला है। ठीक है, तो पहली चीज बेटा तुम्हें एक्सपेंडिचर मेथड में याद रखना पड़ेगा कि क्या जो है रिलेशन रहता है प्राइस और एक्सपेंडिचर का। दूसरी चीज अगर तुम्हें नहीं भी याद है तो भी तुम अपने दिमाग में कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यूज लेके देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि अगर हमारा जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इतना है तो फिर हमारा एक्सपेंडिचर कैसा हो सकता है। तुम कुछ भी हाइपोथेटिकल वैल्यूज लेके अपने दिमाग में कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट 3 ही रिलेशंस है, तुम उनको याद रख लो। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है तो फिर डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस और एक्सपेंडिचर का। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है तो एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होता है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है तो इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस और एक्सपेंडिचर का इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है जी, चलो अगली चीज आती है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल इंक्रीज विद द लेंथ ऑफ द पीरियड टू विच द डिमांड कर्व परटेन्स। बिकॉज कहते हैं कि जैसे जैसे लंबा पीरियड होगा, ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज्यादा होती है, जो चीज बिल्कुल सच है। जितना लॉन्ग टाइम पीरियड होगा उतने लॉन्ग टाइम पीरियड में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ज्यादा होगी, जितना शॉर्ट टाइम पीरियड होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उतनी कम होगी। ऐसा क्यों है? द डिमांड कर्व विल शिफ्ट आउटवर्ड्स, कंज्यूमर्स इनकम विल इंक्रीज, कंज्यूमर विल बी बेटर able to find the substitutes, all the prices will increase over the time। देखो इसका आंसर क्या बनता है, कंज्यूमर विल बी बेटर एबल टू फाइंड द सब्सटीट्यूट्स। ठीक है, कि इन द लॉन्ग टर्म हमें पता है कुछ ना कुछ नया ऑप्शन आ जाएगा, टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, कोई नया कंपेटिटर आ जाएगा, कुछ भी ऐसा हो जाएगा, तो इन द लॉन्ग टर्म जो है इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा
हाई होती है क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स आ सकते हैं। जरूरी नहीं है सारे प्राइसेस इंक्रीज होंगे, प्राइसेस डिक्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि डिमांड कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट होगा। इनफैक्ट हम तो बोल रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक है, यानी कि ये भी हो सकता है कि डिमांड कर्व अंदर की तरफ शिफ्ट हो, कि डिमांड उल्टा कम हो सकती है इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। इलास्टिक का मतलब ये नहीं होता कि डिमांड बढ़ेगी, इलास्टिक का मतलब होता है डिमांड चेंज होगी, फिर चाहे वो अंदर की तरफ हो चाहे बाहर की तरफ हो, चाहे डिमांड बढ़े चाहे डिमांड कम हो। इलास्टिक है तो मतलब डिमांड चेंज हो रही है। कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा, कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ेगी लॉन्ग टर्म में तो भी हम उससे जरूरी नहीं है कुछ फाइंड आउट कर नहीं सकते, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या बनता है, ऑप्शन बी। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -3, द प्राइस राइजेस फ्रॉम दिस टू दिस, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड। देख लेते हैं, प्राइस का मुझे दिया हुआ है, क्या मैं प्राइस का परसेंटेज चेंज निकाल सकती हूँ? निकाल सकती हूँ। कैसे? डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 करके निकाल सकती हूँ। डेल्टा पी कितना है, 10 से 12, 2, पी कितना है 10 इंटू 100, तो 20 आ गया मेरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। सो 3 इज इक्वल्स टू एक्स, जो कि है मेरा परसेंटेज चेंज इन डिमांड, अपॉन 20, 3 इंटू 2 60, 60 मेरा हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन होते हैं खत्म। सप्लाई के मैंने जो है सिंपल क्वेश्चन जो है आपको पिछली कल की वीडियो में करवाए थे। अब हम करते हैं हमारे सप्लाई के इलास्टिसिटी वाले क्वेश्चन, डिमांड की इलास्टिसिटी वाले क्वेश्चन होते हैं जी खत्म। तो पहला क्वेश्चन मुझे बोलता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस बाय 10%, प्राइस बढ़ा है, सप्लाई भी 20% से बढ़ी है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी होगी? अरे बहुत सिंपल है जी, 20 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2.0, ठीक है। नेगेटिव में कभी हो नहीं सकता, कैलकुलेट हो सकते हैं क्योंकि वैल्यूज हमारे पास है, 1 वो बन नहीं रहा है, तो आंसर हो जाएगा 2। सप्लाई ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स की सप्लाई कैसी होती है बेटा? जो ड्यूरेबल गुड्स की सप्लाई होती है वो ज्यादा इलास्टिक होती है, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स क्योंकि लॉन्ग टर्म तक हमारे पास रहते हैं, अगर प्रोड्यूसर ने ज्यादा बना के रख लिए तो वो रखा रहे, कोई बात नहीं बिक रहा, खराब तो नहीं होगा क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स है। प्रोड्यूसर चाहे तो कम भी बना सकता है, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर जो है ड्यूरेबल गुड्स के केस में ज्यादा इलास्टिक अपनी सप्लाई को रख सकता है, ठीक है। The price of the commodity falls by 10%, जो प्राइस है वो गिर रहा है, क्वांटिटी सप्लाई 20% से गिर रही है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी होगी? फिर से देखो बिल्कुल सेम तरीके से मेरा 20 अपॉन 10 जो है यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम एक चीज देखो, पहले वो दोनों चीजें इंक्रीज हो रही थी, अब वो दोनों चीजें डिक्रीज हो रही हैं। चाहे कुछ भी होता रहे, मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव का 2 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस माइनस लग जाएगा दोनों का, -20 -10 वो प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले अलग अलग से सेम वैल्यू वाले, ताकि मैं तुम्हें ये दिखा सकूं प्राइस और क्वांटिटी के केस में चाहे वो गिर रहे हैं चाहे वो बढ़ रहे हैं चाहे कुछ भी हो रहा है, मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। आंसर शुड बी ऑलवेज 2, आंसर शुड नॉट बी नेगेटिव का 2, 1 और 0.5 तो होगा ही नहीं। सिमिलरली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, किसी भी क्वेश्चन में आंसर तुम नेगेटिव नहीं लिख कर आओगे, आंसर शुड ऑलवेज बी इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है। चलो, A straight line supply curve passing through the origin forming an angle of 60 degrees indicate, तो जैसे मैंने बोला था कि अगर हमारा जो सप्लाई कर्व है वो ओरिजिन से पास कर रहा है तो फिर चाहे वो ओरिजिन के साथ कोई भी एंगल बना रहा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा 1 रहनी चाहिए, चाहे फिर वो ओरिजिन के साथ कोई भी एंगल बना रहा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मेरा सप्लाई कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है तो वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। अगर सप्लाई कर्व y एक्सिस से शुरू होता है तो ग्रेटर देन 1 होता है, अगर सप्लाई कर्व x एक्सिस से शुरू होता है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, और अगर ओरिजिन से शुरू होता है तो इक्वल टू 1 होती है। अगला मेरे पास क्वेश्चन आता है इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, यानी कि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई जो है वो ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, ठीक है। तो तुम क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर है जो छोटा है, तो जो भी मेरी फ्रैक्शन होगी वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। वैसे भी जब भी सप्लाई में ज्यादा चेंज आ रहा है या डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, जब प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। अगर दोनों में बराबर चेंज आ रहा है तो क्या है, खुद से बताओ अब ये चीज तुम, ठीक है। ओके अगला चलते हैं, अगर सप्लाई कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इलास्टिसिटी क्या होगी? देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे होता है हमारा सप्लाई कर्व, इस तरीके का होता है कि ये मेरा सप्लाई कर्व है, ये मेरा ओ एक्स एक्सिस है, तो ये सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इस केस में मेरी सप्लाई क्या होगी? तुम ऐसे देखो, इस केस में स्लोप क्या होगा?
इस केस में क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, तो स्लोप अगर कम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बहुत ज्यादा होगी विच इज इन्फिनिटी होगी, स्लोप का उल्टा होता है इलास्टिसिटी। तो ऐसे केस में जो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इन्फिनिटी रहने वाली है। देखो बेटा कभी भी ऐसे ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है तो आई सजेस्ट यू प्लीज स्लोप से रिलेट करके करो, क्योंकि स्लोप से रिलेट करके करना बहुत आसान हो जाता है। तुम्हें पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो मतलब स्लोप 0 होगा, तो मतलब इलास्टिसिटी पक्का से इन्फिनिटी होने वाली है। ठीक है, if the quantity supplied increases by 60% due to 50% increase in the price, elasticity of supply कितनी होगी? तो मेरा आंसर क्या होगा 60/50, क्योंकि मैं इलास्टिसिटी क्वांटिटी सप्लाइड को ऊपर रखती हूँ, चेंज जितना भी उसमें आया उसको डिवाइड करती हूँ चेंज इन प्राइस के साथ, तो मेरा आंसर आ जाता है। तो 6/5 मेरा यहाँ पे आंसर बनता है, 0 0 कट हो जाएगा, 6/5 ये मेरा बनेगा 1.2, ये जो है मेरा आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव का आएगा, नेगेटिव का आंसर नहीं आएगा। तुम इसमें वैसे भी ये देख सकते हो कि तुम्हारा जो आंसर है तुम एग्जैक्टली ना भी निकालो, तुम्हारा आंसर 6/5 है, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है, यानी कि फ्रैक्शन डेफिनेटली 1 वाली होने वाली है, मतलब आंसर हमेशा, आंसर पक्का 1 पॉइंट समथिंग होने वाला है, 1 से बड़ा आंसर होगा। तो ये खत्म, तो ये खत्म और ये वाला खत्म। ठीक है, और ये नेगेटिव है तो ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर डेफिनेटली यही वाला होने वाला है। ठीक है, इन द लॉन्ग पीरियड द सप्लाई क्या होने वाली है? लॉन्ग पीरियड में सप्लाई भी डिमांड भी हाईली इलास्टिक होने वाली है। इन द लॉन्ग पीरियड मेरी डिमांड भी मेरी सप्लाई भी दोनों ही चीजें क्या होने वाली है? हाईली इलास्टिक होने वाली हैं। चलो यहाँ पे वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पीडीएफ। ठीक है, यहाँ पे वी कम टू एन एंड। हमारे सारे के सारे क्वेश्चन बेटा जी यहाँ पे सिंपल डिमांड के या सप्लाई के वो मैंने कल आपको करा दिए थे, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के जो क्वेश्चन है वो हमने आज कवर कर लिए हैं। इसी के साथ हमारे दोनों के तीन चैप्टर्स होंगे आपके बुक के अकॉर्डिंग, थ्योरी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई। तीनों चैप्टर्स कर लिए खत्म। मैंने आपको सारे मेथड करवा दिए हैं इलास्टिसिटी से रिलेटेड, एंड जितने क्वेश्चन हो सके मैंने वो भी आपको करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तुम लोग अगर लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे, शेयर कर दोगे तो हमें भी जो है मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने की। मिलते हैं अगली वीडियो में।